यस हरी। अब देखिए, अब उस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं जिसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, भारत के अंदर जितने भी तरह के पेंडेंसी मैटर चल रहे हैं, किसको लेकर? चेक डिसऑनर को लेकर, यानी कि चेक अनादरण के मामलों को लेकर। वहां पर जो है, वहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो ये है कि पेंडेंसी जो है 138 की सबसे ज्यादा है। अगर क्रिमिनल मैटर्स को अपन क्या करें, अप्लाई करें, क्रिमिनल मैटर्स को अप्लाई करें, तो उनमें सबसे ज्यादा पेंडेंसी आपको दिखाई देगी। वो किसके अंदर दिखाई देगी? वो दिखाई देगी चेक डिसऑनर के मैटर्स में। ओके, भारत के अंदर ये मामला ऐसा भी एक बना था कि क्यों ना सेक्शन 138 को क्या कर दिया जाए, डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए। ये भी मुद्दा उठा था, ठीक है, मतलब इसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाए, लेकिन इसको सिरे से एक तरीके से खारिज कर दिया गया। इसके कई प्रोस थे, कई कॉन्स थे। आज स्पेशली इस क्लास के अंदर जिस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1882, ध्यान से सुनना, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1882, इसके अंदर चेक डिसऑनर को लेकर क्या क्या बेसिक चीजें हैं, आपने कई सारी बातों को पढ़ रखा होगा, ऑब्जर्व कर रखा होगा। और अब जिस बात पर अपन, जिस चीज पर अपन जिक्र करने वाले हैं, उसको विशेष रूप से समझना और जानना। देखिए, 1882 में जब ये कानून बना था ना, तो उस समय ये चेक डिसऑनर जैसा कोई सिस्टम सोचा भी नहीं गया था, ठीक है। धीरे धीरे उसमें क्या हुए, अमेंडमेंट हुए, चेंजेज हुए, और धीरे धीरे ये जो आपका चैप्टर 17 है ये ऐड भी हुआ और अपने कुनबे को, अपने सेक्शन वाले परिवार को बढ़ाता भी गया। किस तरीके से यहां पर कौन कौन सी चीज हुई है उसको अपन क्या करेंगे, वन बाय वन यहां पर समझेंगे, ठीक है। और मेन जो चीज है, आप में से कई होंगे ऐसे व्यक्ति जो हो सकता है इस बारे में प्रैक्टिस भी कर रहे हो चेक डिसऑनर के मैटर को लेकर, तो वहां पर तो विशेष मजा आएगा, वहां पर तो उनको आनंद अलग आ जाएगा। लेकिन मान के चलिएगा कि प्रैक्टिस में और एग्जाम की राइटिंग में थोड़ा सा अंतर तो होता है, उसको ध्यान रखना है। क्या होता है कि प्रैक्टिस में जो आपने ड्राफ्टिंग की ना, उसमें कोई कमी रह गई तो आप उसको आर्ग्यूमेंट करके फुलफिल कर देते हो, हाँ या ना? हर एडवोकेट करता है, हर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट करता है। ड्राफ्टिंग में जहां पर कमी दी है, जज साहब का ध्यान उस पर नहीं जाए, इसलिए अपन साथ साथ में आर्ग्यूमेंट करते करते उस बात को कवर अप है जो करवा देते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, समझिएगा इस कहानी के पीछे का पूरा जो है हिस्ट्री क्या है। एक डायग्राम बनाऊंगा मैं और आपको भी बकायदा उस डायग्राम को क्या करना है, फॉलो करना है। तैयार रहिएगा। देखिए, कुछ स्टेजेस अलग अलग डिजाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है इसको सम अप करने की अपन क्या करेंगे, कोशिश है जो करेंगे। सबसे पहला बॉक्स यहां पर शुरुआत कर रहा हूं मैं। जब ये एनआई एक्ट लागू हुआ था, एनआई एक्ट कब लागू हुआ था? 1 मार्च 1882 को, 1 मार्च 1882 को। यानी कि ये जो ओरिजिनल कानून है, जो ओरिजिनल कानून था 1 मार्च 1882 को जो लागू हुआ था, इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान जो है नहीं था, ठीक। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर तो ऐसा कोई सीन था ही नहीं, ठीक। दूसरा जो यहां पर चेंजेज हुआ वो कब हुआ उसको समझना। पहला जो इसके अंदर चेंजेज हुआ था वो हुआ था 1888 के अमेंडमेंट से। यहां पर जो 1888 का एक अमेंडमेंट हुआ, उसने जो है 1988 का, सॉरी, उसने जो पहली बार इसके अंदर क्या ऐड किया था, यहां पर जो है इस कानून को, इस प्रावधान को है जो जोड़ा था, ठीक। तो यहां पर जो अमेंडमेंट है, जो आपका अमेंडमेंट है, पहली बार यहां पर जो है चैप्टर 17 जो है एनआई एक्ट के अंदर जोड़ा गया। 1988 का ये अमेंडमेंट शुरुआत के अंदर जो है 5 सेक्शंस को लेकर आया था। सेक्शन 138, 139, 140, 141 और 142। 1 अप्रैल 1989 को, कब? 1 अप्रैल 1989 को ये कानून के तहत 5 सेक्शन जोड़े गए थे। कौन कौन से? 138 से लेकर आपके 142 तक। और पता है ये सेक्शन क्या बात करते हैं? देखिए यहां पर वन बाय वन इन सेक्शंस का भी जिक्र करते हुए चला है। 138 जो है ना, वो बेसिक रूल है, जनरल रूल जो है डिसऑनर का, वो आपको 138 में आएगा। और सिंपल सा 138 क्या कहता है? देखो आज के इस सेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अमेंडमेंट की चेन से है जो डिस्कस करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि आपको अमेंडमेंट तो याद हो ही जाएगा,
और साथ ही साथ में जो है इसके प्रावधान आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे जैसे कमी महसूस हुई, जैसे जैसे कमी महसूस हुई, वैसे वैसे इसमें क्या कर दिया गया, चीजों को जो है ऐड कर दिया गया। किसमें? इस 1881 के कानून में, इस 1881 के कानून के अंदर धीरे धीरे उन चीजों को जो है ऐड करते हुए चले गए। अब जनरल रूल क्या है जरा समझना। यहां पर 138 में सीधी सी बात लिखी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति चेक इश्यू करता है, चेक इश्यू करता है, किसके लिए चेक इश्यू कर रहा है? या तो कोई लोन उसने ले रखा है, डेब्ट है, या फिर उसकी कोई लायबिलिटी है, या फिर उसका कोई दायित्व है उसको डिस्चार्ज करने के लिए। शर्त है यहां पर शर्त यह है कि ये जो डेब्ट और लायबिलिटी है ना, ये लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट होने चाहिए, मतलब कानूनी रूप से इनको इन्फोर्स किया जा सके, ऐसे डेब्ट होने चाहिए। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को सुपारी दी 5 लाख की, और जब उसने सुपारी वाला काम कर दिया तो उस व्यक्ति ने 5 लाख का चेक उसको दे दिया। ठीक है, मतलब अब जो 5 लाख रुपए वो सुपारी किलर मांगता था, इट इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट, ये लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट नहीं है। सबसे पहले जिस चीज को हमें देखना होता है ना, कौन से? इस 1881 के कानून में, 1881 के कानून में सबसे पहली जो चीज हमें देखनी होती है वो ये देखना पड़ता है, चेक इश्यू किया है क्या? यस। डेब्ट या लायबिलिटी के लिए किया है क्या? यस। लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट और लायबिलिटी है क्या? यस। अगर ये तीनों यस आते हैं तो ही आपका 138 लागू होगा। कौन से? इस एनआई एक्ट 1881 का। उसके बिना तो ये लागू ही नहीं होगा। मतलब समझ लीजिए कि घर में एंटर करने का जो मेन गेट है ना, वो यही है। ये 3 चीजें आपके पास में उस केस में होनी चाहिए। चेक इश्यू हुआ हो, साथ साथ में डेब्ट और लायबिलिटी के लिए पेमेंट हुआ हो, और वो जो डेब्ट और लायबिलिटी कैसी हो? लीगली इन्फोर्सेबल हो, कानूनी रूप से परिवर्तनीय हो। तो इस डेब्ट के संबंध में ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इसके अलावा भी 138 के अंदर एक प्रोविजो जोड़ा गया जिसने 3 कंडीशन है जो एक्स्ट्रा ऐड कर दी। इस प्रोविजो ने क्या किया? 3 रिक्विजिट और जोड़ दिए। 3 रिक्विजिट जोड़ दिए। एक बात मैं आपको कह देता हूं कि 138 को जब तक नहीं समझाना तो आगे की प्रावधान पढ़ना ही बेकार है, पढ़ना ही बेकार है। सबसे पहला जो काम हो जाएगा वो यहां पर क्या हो जाएगा, हमें ये समझना है कि प्रोविजो 3 रिक्विजिट कौन कौन से हैं। तो इसमें 3 क्लॉज जोड़ेंगे, क्लॉज ए, क्लॉज बी और साथ ही साथ में क्लॉज सी। ठीक, 3 क्लॉज जो है वो इसके अंदर जोड़ेंगे। पहला क्लॉज है कि जो चेक इश्यू किया गया था ना, उसको बैंक के सामने आपने प्रेजेंट किया है, आपने बैंक के सामने प्रेजेंट किया है वैलिडिटी पीरियड के दौरान। जो उसका वैलिडिटी पीरियड है उसके दौरान आपने उसको क्या किया है? पेश किया। अब ये जो वैलिडिटी पीरियड है ना, इसको लेकर 2 मत है, समझ लेना अच्छे से। 2 मत है। आपका जो ये 1881 का एक्ट है, ये तो कहता है वैलिडिटी पीरियड का मतलब 6 माह। ये क्या कहता है? वैलिडिटी पीरियड का मतलब 6 माह। लेकिन आरबीआई का सर्कुलर जो है, आरबीआई का सर्कुलर जो है वो कहता है कि अधिकतम वैलिडिटी जो है कितनी है? 3 माह। ध्यान रखना, ये मैक्सिमम है। ये क्या होती है? मैक्सिमम है। तो इससे कम भी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। अगर चेक आपने स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर वैलिड पीरियड तक के लिए ही इशू किया है तो उस केस में उसकी वैलिडिटी उस पीरियड तक ही होगी। ये पीरियड जो है 6 माह और 3 माह क्या है? अपने आप में मैक्सिमम है। ध्यान रखना, इस एक्ट में लिखी हुई बात अपने आप में नेग्लिजिबल हो जाती है, क्योंकि आरबीआई ने जो कहा है उसको बैंक मानेंगे ही मानेंगे। आरबीआई सर्कुलर के तहत जो है वो 3 महीने है। और दूसरी बात है, जो आपके बेर एक्ट में 1881 के कानून में जो लिखा हुआ है वो 6 माह है। आपको क्या कंसिडर करना है? आपको 3 माह कंसिडर करना है। तो या तो चेक की ओरिजिनल वैलिडिटी, और या फिर जो है चेक की ओरिजिनल वैलिडिटी या 3 मंथ, विच एवर इज लेटर, जो भी ज्यादा हो। तो 3 महीने के अंदर अगर आपने क्या किया है, उसके अंदर बात रखी है, प्रेजेंट किया है अपने चेक को, तो ही वहां पर वो क्या किया जाएगा? एक्सेप्ट है, जो आगे कंसिडर किया जाएगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि जैसे ही चेक डिसऑनर हुआ, बैंक ने चेक जैसे ही रिटर्न किया, तो वहां पर क्या होगा? आपने अगले 30 दिन के अंदर वो पार्टी जिसने चेक को ड्रॉ किया था, जिसको आप ड्रॉवर बोलोगे, जिसको आप ड्रॉवर ऑफ चेक बोलोगे या पेयर ऑफ अमाउंट बोलोगे, जिसने अमाउंट जो है पे किया है वो,
ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, डिसऑनर किया है तो 30 दिन के भीतर आपको सामने वाली पार्टी को इस बात का नोटिस देना पड़ेगा कि भैया तुमने जो चेक दिया था ना वो बैंक ने रिटर्न कर दिया है। 30 दिन के अंदर उसके पास ये सूचना पहुंचनी चाहिए विद इन 30 डेज के तहत। और जिस दिन उसको सूचना पहुंची लेकिन फिर भी वो पेमेंट नहीं कर पाया, पेमेंट फेलियर है वहां पर, कितने दिनों के अंदर, 15 दिन। 15 दिन कहां से, 15 दिन फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ नोटिस, जिस तारीख को उसने नोटिस रिसीव किया वहां से। 138 के प्रोविजो में ये 3 क्लॉज दे रखे हैं। पहला क्लॉज ए, आपको चेक प्रेजेंट करना है वैलिडिटी पीरियड में। क्लॉज बी, डिसऑनर होने के बाद 30 दिन में सामने वाले को सूचना देनी है। और तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि 15 डेज के अंदर अगर सामने वाला व्यक्ति पेमेंट नहीं कर पाता है तो, अगर मैंने चेक इश्यू किया है किसी व्यक्ति को और वो चेक वहां पर डिसऑनर हो गया, उस सिचुएशन के अंदर सामने वाली पार्टी मुझे नोटिस देगी और फिर नोटिस के 15 दिन के भीतर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो अब मेरे खिलाफ जो है 138 का मामला क्या किया जा सकता है, दर्ज किया जा सकता है। और 138 की एक्चुअल में होती है कंप्लेन। एनआई एक्ट बेसिकली सिविल कानून है। एनआई एक्ट जो है ना बेसिकली वो क्या है, एक तरह का सिविल कानून है। लेकिन ये जो चैप्टर 17 है ना, इसको जानबूझकर क्रिमिनल कवर दिया गया है। जानबूझकर क्या दिया गया है, क्रिमिनल है जो कवर यहां पर उसको दिया गया है। ये 3 कंडीशन आपके सेक्शन 138 में है जो लागू होती है। अब शुरुआत में जब ये एक्ट आया था तो उसने तो कुल मिला के कितने सेक्शन इंसर्ट किए थे, 5 सेक्शन इंसर्ट किए थे। तो बाकी के सेक्शन क्या है, सेक्शन 139 एक प्रिजम्पशन करता है। 139 सिंपली प्रिज्यूम करता है कि अगर आपने चेक इश्यू किया है तो बाय डिफॉल्ट आपने किसी न किसी डेब्ट का या किसी न किसी लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए ही चेक है जो इश्यू किया होगा, ऐसी प्रिजम्पशन करता है। अच्छा, जहां पर प्रिजम्पशन करता है तो प्रिजम्पशन का इफेक्ट क्या आता है, कोई भी क्रिमिनल माइनर कानून जो है अगर वो प्रिजम्पशन की बात कर रहा है तो समझ जाओ प्रिजम्पशन का इफेक्ट क्या आएगा। प्रिजम्पशन का इफेक्ट ये आएगा कि उस कानून के अंदर बर्डन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा सामने वाले व्यक्ति पर। मैंने चेक इश्यू किया है, मैं कोर्ट को जाके कहता हूं सर मैंने चेक तो इश्यू किया था लेकिन मैंने किसी डेब्ट का पेमेंट करने के लिए नहीं किया था। बर्डन किस पे आएगा, मेरे ऊपर आएगा, चेक को ड्रॉ करने वाले व्यक्ति के ऊपर आएगा। ये बात कहां लिखी हुई है, ये बात स्पेसिफिकली आपके सेक्शन 139 में लिखी हुई है। तो एक काम करते हैं ना, देखो मेन तो हमें क्या करना है, ये वाला जो डायग्राम है ये डिजाइन करना है। ये डायग्राम पूरी बनेगी, पूरी सीढ़ियां बनेगी इसके अंदर, 5 सीढ़ियां आप बनाओगे तब जाके आपको एनआई एक्ट का चैप्टर 17 एकदम क्लियर कट माइंड में समझ में आ जाएगा। तो बेरेक को भी साथ साथ में कंक्लूड करते हुए चलते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी असमंजस जो है मस्तिष्क में बिल्कुल नहीं रहे। 138 जरा आइए इसकी भाषा को पढ़ते हैं। Where any check drawn by a person on an account maintained by him with a banker for the payment of any amount of money to another person from out of that account for the discharge in whole or in part, या तो पूरी डेब्ट को डिस्चार्ज करने के लिए या आधा। अगर आपको प्रैक्टिकली एग्जाम में घुमाया जाए, किस बात के लिए घुमाया जाए, ये कहने के लिए कि 5 लाख का लोन था और चेक सिर्फ 1 लाख के लिए दिया है, मतलब पार्टली पेमेंट कर रहा है चेक से, पूरे लायबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, तो बताओ क्या फिर भी 138 अप्लाई होगा? यस, चाहे फुल डेब्ट को डिस्चार्ज करने के लिए हो या पार्टली डेब्ट को डिस्चार्ज करने के लिए हो, 138 अप्लाई होगा। डेब्ट और अदर लायबिलिटी इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड, बैंक के द्वारा रिटर्न किया गया है। क्यों किया गया है? आइदर बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट, जो खाते में पैसे पड़े हैं वो अनसफिशिएंट है, अंडरलाइन कर लो अनसफिशिएंट को, टू ऑनर द चेक, और दैट इट एक्सीड द ऑन अमाउंट अरेंज टू बी पेड फ्रॉम दैट अकाउंट। अब ये लाइन का क्या मतलब हुआ? इट एक्सीड द अमाउंट अरेंज टू बी पेड फ्रॉम दैट अकाउंट बाय एन एग्रीमेंट। आप लोगों ने ओवरड्राफ्ट नाम सुना है? ओवरड्राफ्ट, मेरी एक फर्म है, मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा है। कितने रुपए का? 3 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट ले रखा है।
जिस तारीख को मैंने चेक इशू किया ऑलरेडी 2 लाख का ओवरड्राफ्ट चला था। ओवरड्राफ्ट एक्चुअली क्या है कि आपकी अगर आप करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं और रेगुलर ऐसी डीलिंग होती है तो बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि भाई अगर आपके खाते में पैसा नहीं भी हुआ तो 3 लाख हम हमारी तरफ से उसमें ऐड कर देंगे। और ये एक तरीके का कंटिन्यू लायबिलिटी होता है। क्या होता है? कंटिन्यू लायबिलिटी होता है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बैंक ओवरड्राफ्ट की गारंटी देता है ना तो वो कंटिन्यू गारंटी का एग्जांपल है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है ना कंटिन्यू गारंटी, तो कंटिन्यू गारंटी का सीधा सा उदाहरण है अगर आप किसी भी शख्स के बैंक ओवरड्राफ्ट की गारंटी दे रहे हो तो वो एक सर्टेन पीरियड के लिए दी जाने वाली कंटिन्यू गारंटी होती है। ठीक है, तो अब बैंक ओवरड्राफ्ट में 3 लाख का हमने लिमिट सैंक्शन करा रखा था, 2 लाख ऑलरेडी हो रखे थे और मैंने किसी तीसरे व्यक्ति को 1.5 लाख का चेक 1.5 लाख का चेक और इशू कर दिया। 2 लाख ऑलरेडी हो रखा है, मेरे पास ओडी की लिमिट कितनी बची है? सिर्फ 1 लाख की और बची है और मैंने 1.5 लाख का चेक इशू कर दिया। तो जो सैंक्शन जो एग्रीड अमाउंट था उससे अमाउंट एक्सीड हो रहा है, बैंक क्या करेगा? रिटर्न करेगा। यही बात सेकंड क्लॉज में लिखी हुई है, इट एक्सीड द अमाउंट अरेंज टू बी पेड फ्रॉम दैट अकाउंट। तो यहां पर साइड में लिख लो, जो दूसरा क्लॉज आया ना इसका मतलब क्या होगा? बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या होगा? बैंक अमाउंट होगा इसके अंदर। नाउ अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। मेड विद दैट बैंक एंड सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। तो ये माना जाएगा कि उस बंदे ने क्या कर दिया? अपराध किया है। एंड विदाउट प्रीजुडिस टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। देखो ये जो लाइन आ रखी ना, क्या लिखा हुआ है? विदाउट प्रीजुडिस टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस लाइन को विशेष रूप से समझना। अगर हमसे पूछा जाए कि एनआई एक्ट जो है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, पहला जो भाग रहता है इसका वो कौन सा रहता है? एक तरीके का सिविल नेचर है जो शुरुआत के चैप्टर 16 है। चैप्टर 17 एक क्रिमिनल नेचर का भाग है। लेकिन दोनों में से कौन एक दूसरे को ओवरराइड करेगा या कौन एक दूसरे के सब्जेक्ट टू रहेगा? तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है? विदाउट प्रीजुडिस टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब किसी भी सूरत के अंदर इस अधिनियम की अन्य बातों को ओवरराइड नहीं किया जाएगा, उनको जो है प्रीजुडिस नहीं किया जाएगा। प्रीजुडिस का मतलब क्या? उनके इफेक्ट को जो है खत्म नहीं किया जाएगा। क्लियर है? मतलब सीधी सी बात यहां पर कही जा रही है। किस केस में? या तो आपने चेक इशू किया है किसी डेब्ट या किसी लायबिलिटी के पेमेंट के लिए और वो जो चेक है वो बैंक ने रिटर्न कर दिया है और बैंक ने जो चेक रिटर्न किया है उसके पीछे 2 में से कोई एक कारण होगा। पहला कारण जो है वहां पर पहला कारण जो है कि आपके खाते में पैसे नहीं है और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने जो लिमिट बैंक से सैंक्शन करा रखी है उस लिमिट को एक्सीड कर गया है वो चेक का अमाउंट। ठीक, इसको बोला जाएगा चेक डिसऑनर का मामला। लेकिन ध्यान रखना कभी भी 138 के जो प्रावधान है वो एनआई एक्ट की दूसरे प्रावधानों को प्रीजुडिस नहीं पहुंचाएंगे, मतलब उनको जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो वहां पर अपनी जगह पर वर्क है जो करेगा। ठीक, ये बात यहां पर अप्लाई होती है। हर एक लाइन का मतलब समझना। ये चैप्टर 17 है ना, छोटा सा बच्चा है लेकिन ये बच्चा बड़ा बदमाश टाइप का है, नंबर कटवा देता है। ध्यान रखना, नंबर हमारे डिडक्ट करवा देता है। जजमेंट राइटिंग, जजमेंट राइटिंग के अंदर आपको क्या लगता है? चेक डिसऑनर का मामला नहीं आ सकता? 100% आ सकता है, 100% आ सकता है। तो आपको निर्णय लेखन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग की। किसकी? क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग की। इसलिए अपने मन मस्तिष्क को एक बात कह दो। क्या बात कहनी है? कि इस चैप्टर 17 को भैया अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। मैंने पहले पढ़ रखा है सर, पहले मैंने कई बार पढ़ रखा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज वाली क्लास इतनी कुछ खास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, मेरे लिए महत्वपूर्ण होगी। सुन लीजिएगा, पढ़ भी रखा है ना तो भी दावे के साथ कह रहा हूं, कई ऐसी बातें मिलने वाली हैं जो आपके लिए 100% जो है नहीं होगी और डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है। पहली बात तो यहीं से आपको पता चल गया होगा कि इस अधिनियम का चैप्टर 17 का बाकी के चैप्टर से क्या संबंध है, एनआई एक्ट के बाकी के चैप्टर से इसका क्या कनेक्टिविटी है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सेपरेबल है, नहीं, अलग से एक्ट भी तो पास कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया? चेक डिसऑनर के जब इतने सारे मामले आ रहे हैं तो इसका कानून अलग से भी तो बनाया जा सकता था, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इसके अंदर जो टर्म्स आ रखे हैं उनको कहां से समझोगे? उनको समझने के लिए तो आपको एनआई एक्ट का सहारा ही लेना पड़ेगा। इसलिए इसी के साथ नया चैप्टर है जो जोड़ा गया। ओके, अब देखिए सजा कितनी होगी? 2 साल की सजा हो सकती है, अधिकतम ट्वाइस ऑफ अमाउंट है जो हो सकता है।
पहले जो है ना, पहले अलग प्रावधान था। शुरुआत में जब ये बना था तो उस समय खाली 1 साल की सजा थी और आपके फाइन जो है वो चेक के अमाउंट का मैक्सिमम है जो उसमें ट्वाइस को ऐसा कुछ अमाउंट है जो लगता था। अब यहां पर सजा बढ़ा के कितनी कर दी कि 2 साल सजा इसके अंदर हो सकती है और फाइन जो है ट्वाइस ऑफ अमाउंट है जो लग सकता है। ठीक, प्रोवाइडेड दैट, इसमें 3 बातें आपके सामने आ रही, ए, बी और सी। ए वाली बात वही होगी जो हमने यहां पर पढ़ी है। क्या लिखा हुआ है यहां पर कि आपको क्या करना पड़ेगा, चेक हैड बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। इस 6 मंथ को सर्किल कर लो और 6 मंथ के ऊपर एक एरो खींच कर जाओ और वहां पे लिखो 3 मंथ और साइड में लिख लो आरबीआई सर्कुलर। आरबीआई सर्कुलर की स्पेशल अगर आप तारीख भी जानना चाहो तो भी आप नोट कर लीजिएगा। आरबीआई सर्कुलर की स्पेशल तारीख बनेगी 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2012 का आरबीआई सर्कुलर है जिसने कहा है कि ऑल चेक्स है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, डिमांड ड्राफ्ट है वगैरह, उनकी वैलिडिटी मैक्सिमम 3 महीने है जो रहेगी। ओके नाउ, लेकिन एनआई एक्ट में चेंजेस नहीं होना, एनआई एक्ट के अंदर भी संभावित चेंजेस होना चाहिए, बट एक आधी छोटी मोटी चीजों के लिए संसद वालों के पास टाइम नहीं होता। नाउ प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है, चेक जो है वो 6 मंथ/ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी, जो भी जल्दी हो उसमें पेश किया जाना चाहिए और चेक का जो है पेमेंट जो है वो क्या हो जाना चाहिए, विद इन 30 डेज अंदर हो जाना चाहिए। मतलब उसको आप नोटिस करोगे, जैसे ही बैंक से आपको सूचना मिली आप क्या करोगे, उस बैंक को इंटीमेट है जो करोगे। अच्छा एक बात और, ये जो क्लॉज बी है, क्लॉज बी के साइड में जरा लिखो रीड विद 146, रीड विद सेक्शन 146। हालांकि 146 जो है वो बाद में इंसर्ट किया गया था, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाकर कि 2002 का एक अमेंडमेंट था, 2002 का जो अमेंडमेंट था उसने इन 5 सेक्शन के अंदर 5 नए सेक्शन और जोड़े, 5 नए सेक्शन उसने क्या कर दिए और ऐड किए। 146 कहता है कि बैंक की जो स्लिप होती है, बैंक का जो मीमो होता है, वो एक अपने आप में प्रूफ मांगा जा सकता है किस बात का, कि भाई चेक है जो रिटर्न हो गया है, चेक जो है डिसऑनर हो गया है। ओके पढ़ेंगे उसको, अभी के लिए सिर्फ इतना कर लो, रीड विद 146 लिख लो। सी क्लॉज में क्या दे रखा है कि जैसे ही नोटिस मिलेगा 15 दिन के अंदर अगर बंदा पेमेंट नहीं कर पाता है तो। अब मजेदार बात यह है कि 138 का ये जो क्लॉज सी है ना, ये यहां पर खत्म नहीं होता है, इसी की ब्रांच आगे जाएगी 142 के पास में। इसी की ब्रांच जो है वो कहां पर जाती है, सेक्शन 142 के अंदर स्पेसिफिकली, जहां पर कॉग्निजेंस लेने की बात लिखी हुई है। और 142 का अभी तो देखो वर्तमान में तो इसके 2 सबसेक्शन है, पहले एक ही सबसेक्शन हुआ करता था, मतलब एक ही पार्ट था, तो सबसेक्शन 1 भी वहां पर नहीं लिखा हुआ था, एक ही सिंगल पार्ट हुआ करता था। तो उसमें जो क्लॉज बी है वर्तमान के आपके बेरेक में मिलेगा 142 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी, जरा देखो, सच कंप्लेन, कौन सी कंप्लेन, जो ऊपर दे रखी है, मतलब आपको क्या करनी पड़ती है, कोर्ट को शिकायत करनी है तो आप कंप्लेन करोगे। कंप्लेन कहां की जाती है, ध्यान रखना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास में इसकी कंप्लेन जो है की जाती है। और कंप्लेन कितने टाइम में, विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑन विच कॉज ऑफ एक्शन अराइज अंडर क्लॉज सी ऑफ द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 138। यहां पर जो है ना ये पॉइंट, ये 15 दिन जब पूरे हो जाएंगे ना, तब जाके कहीं पर कॉज ऑफ एक्शन है जो अराइज होता है, कॉज ऑफ एक्शन जो है अराइज होता है। अब कॉज ऑफ एक्शन शब्द जो है वो सिविल मामलों में इस्तेमाल किया जाता है, क्रिमिनल में नहीं किया जाता, क्रिमिनल में तो ऑफेंस शब्द आता है, लेकिन ये जो कॉज ऑफ एक्शन है ना, ये आपके लिए डीम्ड ऑफेंस है। ये क्या हो गया, एक तरीके का डीम्ड ऑफेंस है जो कहलाएगा। और यहां से फिर आपको 30 दिन के भीतर, 30 दिन में क्या करनी पड़ेगी, शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी, कंप्लेंट है जो दर्ज करानी पड़ेगी, किसको, या तो जेएम फर्स्ट को या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को। आपने अगर आज तक इसकी प्रैक्टिस कभी की भी नहीं है ना, तो भी मैं आपको बता रहा हूं ये प्रावधान आप अच्छे से समझोगे और उसके बाद कोई भी एनआई एक्ट की फाइल उठा के पढ़ लेना, डेफिनेटली वो फाइल आपको समझ में आएगी, 100% आएगी। तो क्या हुआ, 138 के प्रोविजो ने हमें क्या किया, एक तरीके से 3 अलग अलग शर्तों के बारे में बताया। तो प्रोविजो का जो क्लॉज सी है वो जाके सीधा जुड़ जाता है किसके साथ में, सेक्शन 142 जो कि कॉग्निजेंस लेने के बारे में है जो बात करता है। बेसिकली 142 कहता है कॉग्निजेंस कैसे लेंगे, कब लेंगे और कौन लेगा,
142 सबसेक्शन 1 में क्या कहता है, कॉग्निजेंस कौन लेगा, कब लेगा और कैसे लेगा, इसके बारे में बात है जो यहां पर आ जाती है। 30 दिन के अंदर इस तरीके से आपको जाके शिकायत दर्ज करवानी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 30 दिन यहां पर एक तरीके से लिमिटेशन पीरियड है? लिमिटेशन पीरियड सीआरपीसी के सेक्शन 467 से लेकर 473 तक क्रिमिनल मामलों में लिमिटेशन क्या होता है उसका जिक्र कर रखा है। लेकिन क्रिमिनल माइनर कानून के अंदर स्पेशल लिमिटेशन होते हैं। अगर वहां पर ऐसा प्रावधान नहीं दे रखा है तब जनरल लिमिटेशन अप्लाई हो जाएगी, और अदरवाइज वहां पर क्या होगा, स्पेशल लिमिटेशन। तो यहां पर 30 दिन का आपके पास में क्या है, एक तरीके से स्पेशल लिमिटेशन जो है अप्लाई हो रहा है। नाउ फर्दर तो 138 का जो बेसिक प्रावधान था, ठीक है, समझ में आ गया, इट्स ओके। 139 में क्या लिखा हुआ, अच्छा एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, डेब्ट और अदर लायबिलिटी जो वो क्या होने चाहिए, लीगली इन्फोर्सेबल होने चाहिए, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ 139 प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। तो जो व्यक्ति चेक होल्ड करके बैठा है यानी कि रिसीव करके बैठा है उसके फेवर में एक प्रिजम्पशन है, क्या है कि इट शैल बी प्रिज्यूम अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव दैट होल्डर ऑफ अ चेक रिसीव द चेक of the nature referred to in section 138 for the discharging in whole and part of debt or other liability। जो चेक जारी किया है वो किसी डेप्ट के किसी लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए है जो इश्यू किया गया था। 139 सिंपल सा प्रावधान। 140 डिफेंस विच में नॉट बी अलाउड। कौन सी डिफेंस नहीं अलाउ करोगे? अगर जो व्यक्ति चेक इश्यू करता है और उसका चेक आगे जाकर रिटर्न हो जाता है तो वहां पर वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि साहब जब मैंने चेक इश्यू किया था उस समय मुझे नहीं पता था कि जब चेक लगाया जाएगा तो मेरे खाते में इतने पैसे नहीं होंगे। नहीं, कोर्ट कहेगा कि आप बच्चे नहीं हो। आप क्या नहीं हो? बच्चे नहीं हो। आपको पता है कि जो आप चेक जारी कर रहे हो वो लगाया जा सकता है और आपके खाते में पैसे नहीं है, ये प्रिज्यूम किया जाएगा। तो ये बात यहां पर आ रखी है, इसको नकारात्मक तरीके से अलग तरीके से लिखा गया है। इट शैल नॉट बी अ डिफेंस इन प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 दैट द ड्रॉवर हैड नो रीजन टू बिलीव व्हेन ही इश्यूड द चेक दैट द चेक मे बी डिसऑनर ऑन प्रेजेंटमेंट। मतलब चेक डिसऑनर हो जाएगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था, नहीं सोचा था तो चेक मत इश्यू करो। 145 क्लियर शब्दों के अंदर ये वाली बात है जो करता है। अब देखो ये ऑफेंस ऑफ कंपनी वाले प्रावधान को ज्यादा सीरियस में जाके मैं पढ़ने वाला हूं नहीं, क्योंकि ऑफेंस ऑफ कंपनी का सीधा से एक सा फंडा है। पहली बात तो ये है कि 141 में जब आप पढ़ रहे हो ना तो सिर्फ कंपनी को माइंड में मत रखो, आपको कंपनी के साथ साथ फर्म को, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भी माइंड में रखना है। वापिस सुनिएगा, 141 का जो सेक्शन जब आप पढ़ रहे हो तो उस समय आपको अपने मस्तिष्क में सिर्फ कंपनी को नहीं रखना है, कंपनी के साथ में फर्म जो होती है, पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूं, फर्म जो होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो होती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो होता है, उसको भी आप साथ में मान के चलो, ठीक है। क्योंकि यहां पर जहां पर शब्द आएगा डायरेक्टर, वहां पे डायरेक्टर के अंदर पार्टनर को भी शामिल माना जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। 141 के एंड में जाके आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो वहां पर मिल जाएगी, ठीक। नाउ अब क्या होगा, 1 मंथ के अंदर ये जो बात है मतलब अप्लाई हो जाती है, ओके, कॉज ऑफ एक्शन जो भी है उसमें अराइज हो गया और आपने जो 30 डेज का हो या 1 मंथ को आपने वहां पर क्या कर दिया, उसकी शिकायत जो है वो दर्ज कर दी, ठीक। अब सुनिएगा इसके अंदर काम की बात क्या रहेगी। कंपनी के मामलों में सिर्फ आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। अगले 2 मिनट के अंदर आपको 3 पॉइंट बता रहा हूं और ये 3 पॉइंट जो है ना वो यूनिवर्सल है, मतलब सिर्फ एनआई एक्ट में काम नहीं आने वाले। एनआई एक्ट के अलावा अन्य कहीं पर भी कानून जहां पर ऑफेंस किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, वहां पर भी तीनों पॉइंट अप्लाई होंगे। नंबर 1, पहला पॉइंट, कंपनी जो है अपने आप में, जैसे मान लो कोई भी लीगल एथिक्स रखती है तो कंपनी कोई भी कार्य करती है तो उसके कहेंगे डायरेक्टर के द्वारा वो कार्य है जो किया जाता है। किसके द्वारा? डायरेक्टर। तो जहां पर भी कोई कंपनी की फॉल्ट हो रही है, फर्म की फॉल्ट हो रही है, इसका मतलब वहां पे जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसने वो फॉल्ट है जो की है, उसने क्या किया है, वो फॉल्ट वहां पर है जो की है, इसलिए उसको लायबल है जो ठहराया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, उसको ये मौका दिया जाएगा ये साबित करने का कि जब इस तरीके से चेक इशू किया गया था तो उसको जानकारी में नहीं था या फिर इस ऑफेंस से उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, उसको इस बात का मौका है जो दिया जाएगा। ये दूसरी बात। और तीसरी अहम बात यह है, कई बार क्या होता है कुछ कंपनियों में सरकार की तरफ से किसी व्यक्ति को डायरेक्टर बनाकर, पार्टनर बनाकर भेजा जाता है, ठीक है। उस सिचुएशन में वो सरकारी डायरेक्टर कभी भी लायबल नहीं होगा,
कभी भी लायबल जो है नहीं होगा। आइए जरा एक बार 141 की स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। पहला बात यहां पर क्या लिखा हुआ है, दैट इफ द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन इज अ कंपनी, एवरी पर्सन who at the time of offense was committed was in charge or responsible to the company for the conduct of business, as well as the company itself shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। तो उस समय वो जो कंपनी है और जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जिस समय अपराध हुआ था वो इसके लिए जिम्मेदार होगा। पहला प्रोविजो क्या कहता है, नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन शैल रेंडर एनी पर्सन लायबल टू पनिशमेंट इफ ही प्रूव, अगर वो साबित कर देता है कि ये जो ऑफेंस है विदाउट हिज नॉलेज कमिट हुआ है, उसकी नॉलेज के बिना कमिट हुआ है, या फिर उसने अपनी ड्यू डिलिजेंस, उसने अपनी जो सतर्कता है, ड्यू डिलिजेंस से सम्यकता है वो बरती थी, फिर भी ऑफेंस हो गया, तो उसको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। अगर मन लगा के काम कर रहे हो देन इट्स ओके। देखो प्रोवाइडेड फर्दर, अब यहां पर एक छोटा सा जिक्र कर लेता हूं ताकि आपका थोड़ा सा मस्तिष्क जो है रिफ्रेशमेंट की ओर चला जाए। पता है हम लोग जब युवा अवस्था के अंदर, मतलब अभी भी युवा अवस्था ही है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूं, स्कूल टाइम की बात कर रहा हूं। अब स्कूल टाइम के अंदर अगर माता पिता हमको पढ़ता हुआ देखते थे कि हाँ भाई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बच्ची पढ़ाई कर रही है, ठीक है, तो खुश होते थे वगैरह। रिजल्ट आया, अब रिजल्ट मान लो किसी कारण से अच्छा नहीं आया, 80% सिक्योर नहीं हुए, 70% सिक्योर नहीं हुए वगैरह वगैरह, तो पेरेंट्स ने आपको पढ़ाई करते देखा था इसलिए वो कहेंगे यार चलो कोई बात नहीं यार, ड्यू डिलिजेंस के साथ पढ़ा तो था कम से कम, मार्क्स नहीं आए तो इट्स ओके। लेकिन आपने ड्यू डिलिजेंस से पढ़ाई नहीं की, ध्यान से सुनना, अब यहां पर वास्तविकता आने वाली जिंदगी की। आपने ड्यू डिलिजेंस के साथ में पढ़ाई नहीं की और फिर आपके नंबर कम आ गए, बैक आ गई, या फिर समझ जाओ वो हो गया, फेल हो गए, तो फिर जो छित्तर पड़ते हैं ना, छित्तर समझते हो, छित्तर बोले तो पिताजी का तो एक लाफा पड़ता है, थप्पड़ पड़ती है, और माता जी के तो पता नहीं क्या क्या पड़ जाते हैं ना, सारी पिटाई विटाई वहां पर हो जाती, डांट वाट तो पड़ती है अपनी जगह पर, क्योंकि आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं बरती। तो अगर ड्यू डिलिजेंस के साथ फेल हो जाते हो इट्स ओके। अब काम की बात सुन लो, जुडिशरी का अटेम्प्ट अगर ड्यू डिलिजेंस के साथ दोगे ना, और ईश्वर ना करे किसी कारण रह भी गए ना, तो भी आपका मन या आपके पड़ोसी आपको ये नहीं कहेंगे, आपके रिश्तेदार आपको ये नहीं कहेंगे यार तुमने तो कुछ किया ही नहीं, एटलीस्ट आपने ड्यू डिलिजेंस के साथ प्रिपरेशन तो की थी। लेकिन अगर वो भी नहीं करोगे ना तो सोचना सबसे बड़ा नुकसान खुद का कर रहे हो। तो वो जो बचपन के अंदर, अभी माता पिता अगर अपन लोग फेल हो जाते हैं ना, ईश्वर ना करे, लेकिन अगर अपन जुडिशरी में क्रैक नहीं कर पाए तो अपने माता पिता को पीछे डंडा लेके नहीं पड़ता है ना। लेकिन कहीं न कहीं ये बात क्लियर है, क्यों नहीं पढ़ते, उनको पता है कि भाई बच्चा बच्ची मेहनत की उन्होंने। लेकिन खुद से पूछो, क्या आप ड्यू डिलिजेंस बरत रहे हो खुद के प्रति, ये सोचने वाली बात है। नाउ अगले बिंदु पर आ जाते हैं यहां पर, तो क्या होगा कि अगर उसने विदाउट उसकी नॉलेज हुआ या उसने ड्यू डिलिजेंस बरती है तो फिर उसको लायबल नहीं ठहराएंगे। दूसरा प्रोविजो, वेयर अ पर्सन इज नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय विच ऑफ होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिसकी फंडिंग जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। सीधे शब्दों में सरकारी डायरेक्टर, मैं यहां पर एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सरकारी डायरेक्टर है किसी कंपनी के अंदर, क्योंकि वो किसी सरकार का कोई पद होल्ड करके बैठा है, उसको लायबल है जो नहीं ठहराया जा सकता। सबसेक्शन 2, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है भूल जाओ। वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी एंड इट इज प्रूव दैट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद द कंसेंट or with the convenience or attributable to any neglect on the part of director, manager, secretary, other officer of company, such director or officer shall be deemed to be guilty of that offense and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। सबसेक्शन 1 में दे रखा था कि कंपनी को भी आपको पार्टी बनाना है और साथ ही साथ में वो जो डायरेक्टर है उसको भी पार्टी बनाना है। लेकिन सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि यहां पर क्लियर कट लापरवाही, क्लियर कट नेग्लिजेंस किसकी है, उस डायरेक्टर की है, उस केस में प्रोसीडिंग डायरेक्टर के अगेंस्ट होगी, कंपनी के अगेंस्ट होगी, ये नहीं लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 के अंदर। तो सबसेक्शन 2 का अंतर समझना आप यहां पर, ये जो हमारे पास में सेक्शन 41 है ना, ये सेक्शन 141 जो है ये अपने आप में 2 सेक्शन लेकर बैठा है, एक सबसेक्शन 2 है, एक सबसेक्शन 1 है। यहां पर तो क्या होता है, कंपनी को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और साथ ही साथ में वो जो डायरेक्टर है
उसको भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। डायरेक्टर के केस में पहला प्रोविजो, फर्स्ट प्रोविजो और सेकंड प्रोविजो, ये दोनों प्रोविजो उस डायरेक्टर को क्या कर देते हैं, एग्जेम्प्ट करवा देते हैं। ये अपवाद है, यहां पर लायबिलिटी किसकी बनती है, कंपनी की बन रही है और डायरेक्टर की बन रही है। डायरेक्टर की लायबिलिटी को ये जो दोनों प्रोविजो है, प्रोविजो फर्स्ट और सेकंड, ये खत्म कर देते हैं, एग्जेम्प्ट कर देते हैं। सबसेक्शन 2 में क्या है, यहां पर जैसे ही प्रूफ हो गया कि इसमें जो गलती है, नेग्लेक्ट जो है वो उस डायरेक्टर की है, वो उस सेक्रेटरी की है, वो उस मैनेजर की है, तो वो संबंधित डायरेक्टर या सेक्रेटरी जो है या मैनेजर जो है वो लायबल होगा। सबसेक्शन 2 में कंपनी के लायबल होने की बात नहीं लिखी है, याद रखना। 141 के भी दो पार्ट बनते हैं। 141(1) अलग चीज कहता है, 141(2) अलग चीज कहता है। 141(2) सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर को लायबल ठहराएगा। 141 के अंदर कंपनी भी जिम्मेदार होगी, डायरेक्टर भी जिम्मेदार होगा। शर्त है इन दो एक्सेप्शन में डायरेक्टर का मामला जो है वो कवर नहीं हो रहा हो, ये बात ध्यान रखना। सेक्शन 141, क्योंकि पता है क्या होता है, एग्जाम में जब सवाल आता है ना, अब देखो सोचो, हमने जो है सबसेक्शन 1 के एंगल को समझ रखा था। हमने समझ रखा था कि अलोंग विथ कंपनी, देखो 141(1) में शब्द लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, एज वेल एज कंपनी। अंडरलाइन करना इस बात को, एज वेल एज कंपनी मतलब कंपनी भी उसके अंदर जो है, उसके खिलाफ भी जो मामला है जो दर्ज होगा। लेकिन नेग्लेक्ट का जहां पर मामला आता है, उपेक्षा की जहां पर मामला आएगा, वहां पर जो है, या उसके कंसेंट के साथ कोई ऐसा चीज हुआ है, वहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, डायरेक्टर को है जो जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वहां पर जो ऑफिसर ऑफ कंपनी है वगैरह उनको लायबल ठहराया जा रहा है, कंपनी के लायबल की बात नहीं हो रही है। सर आपको कैसे पता चला कि सबसेक्शन 2 में कंपनी नहीं आएगी? अरे भाई मुझे ऐसे पता चला क्योंकि सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है डायरेक्टर एज वेल एज कंपनी, और ये बात सबसेक्शन 2 में नहीं लिखी हुई है। तो कानून बनाने वालों को सबसेक्शन 2 के अंदर अगर कंपनी को जिम्मेदार ठहराना होता तो वो लिखते ना, जैसा उन्होंने सबसेक्शन 1 में लिखा। इसलिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि सबसेक्शन 2 के अंदर कंपनी लायबल नहीं हो रही है। किन सिचुएशन में? जब उस संबंधित व्यक्ति ने लापरवाही की है, उस संबंधित व्यक्ति ने अपनी कंसेंट दे रखी है तो। ओके, इस बात को ध्यान रखोगे आप। 141 वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाइटली ले जाने वाला सेक्शन नहीं है ना। और लास्ट में अब देखो 142 के अंदर आ जाओ। 142 जो है, मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि इसमें दे रखा है कि कैसे आंसर क्लॉज ए, कब क्लॉज बी और कौन करेगा। ये तीन आंसर जो है ना 142 का सेक्शन 142(1). अब अभी तो आप इसका आंसर यही समझो, क्योंकि इसमें क्या है कि आप कैसे करोगे तो कंप्लेन फाइल होगा, कब करोगे तो 30 दिन यानी कि 1 मंथ के अंदर आपको कंप्लेन फाइल करनी है, ठीक है। और कौन करेगा यानी कि जेएम फर्स्ट और या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है जो इस बात को डील करेगा। तो ये 5 सेक्शन, बेसिकली इन 5 सेक्शन को मैंने अभी आपके सामने डिस्कस इसलिए किया है क्योंकि हम जो ये डायग्राम बनाने जा रहे थे ना, ये वाला पार्ट जो मैं आपके सामने रखने जा रहा था, इसका मेन उद्देश्य यानी कि यहां पर जो है आपका एक्ट जो है वो बना था जिसके अंदर शुरुआत में प्रावधान था ही नहीं। 1988 के अमेंडमेंट के तहत इन सेक्शन को जोड़ा गया 138 से लेकर 142 को। फटाफट मेरे साथ आंखें बंद करके एक बार रिकॉल कर लो। 138 में बेसिक बात क्या कही गई है कि जो कोई व्यक्ति भी चेक इश्यू करता है डेब्ट के लिए, लायबिलिटी के लिए, और उसके बाद में ये डेब्ट और लायबिलिटी लीगली इन्फोर्सेबल होनी चाहिए, ठीक है, और इनके लिए चेक इश्यू करता है, वो चेक रिटर्न हो जाता है, अनपेड हो जाता है, या तो आपके खाते में सफिशिएंट अमाउंट नहीं था या फिर जो आपने लिमिट ले रखी थी वो लिमिट है जो क्रॉस कर रही थी, उस सिचुएशन के अंदर जो है आप उसके लिए जिम्मेदार हो, आपके द्वारा ऑफेंस कमिट किया गया, 2 साल तक की आपको जेल हो सकती है और चेक के दुगना अमाउंट आपको फाइन के रूप में लगाया जा सकता है। लेकिन 3 शर्तों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, आप चेक जो प्रेजेंट कर रहे हो वो वैलिडिटी पीरियड यानी कि 3 महीने के अंदर पेमेंट कर रहे हो, और जब बैंक ने आपको सूचना दी है कि चेक रिटर्न हो गया है उसके 30 दिन के भीतर आप क्या करोगे, सामने वाले व्यक्ति को इस बात के लिए सूचना दोगे, नोटिस दोगे, और जब वो व्यक्ति इस बात की सूचना प्राप्त कर लेता है फिर भी वो अगले 15 दिन में पेमेंट करने के लिए फेल हो जाता है, तो ही आपके पास 138 के तहत अधिकार बनता है, कॉज ऑफ एक्शन जो अराइज होता है। सेक्शन 139 कह रहा है कि जब तक अदरवाइज कोई दूसरी चीज नहीं होती है तो ये प्रिजम्पशन की जाएगी जो चेक इश्यू किया गया है वो किसी न किसी डेब्ट के, किसी न किसी लायबिलिटी के पेमेंट के लिए ही किया गया होगा। 140 क्या कह रहा है, आप ये डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते कि मुझे नहीं पता था कि जब चेक पेमेंट प्रेजेंट किया जाएगा तब डिसऑनर हो जाएगा, ये डिफेंस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। 141 के साथ कंपनी के द्वारा जो ऑफेंस होता है इसके अंदर 2 सबसेक्शन आएंगे, दोनों सबसेक्शन को ध्यान से समझना है।
पहले वाले सबसेक्शन के अंदर में कंपनी के साथ साथ डायरेक्टर भी लायबल होता है, सिवाय दो सिचुएशन के अंदर। पहली सिचुएशन तो ये है, अगर डायरेक्टर ये साबित कर ले कि उसके नॉलेज में नहीं था या फिर उसने अपनी ड्यू डिलिजेंस बरती है, तो डायरेक्टर लायबल नहीं होगा। दूसरी सिचुएशन, अगर वो गवर्नमेंट डायरेक्टर है, गवर्नमेंट डायरेक्टर से यहां पर मतलब क्या है कि अगर किसी कंपनी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाला, स्टेट गवर्नमेंट में काम करने वाला या फिर किसी गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन में काम करने वाले किसी व्यक्ति को उस पद के कारण उसको वहां पर डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है और वहां पर फिर उस कंपनी ने कोई चेक डिसऑनर किया, तो वो सरकारी डायरेक्टर लायबल नहीं होगा। सबसेक्शन 2 हमें ये कहता है, क्या कहता है वो, कि अगर वहां पर कंपनी के मैनेजर, डायरेक्टर की, सेक्रेटरी की लापरवाही के कारण, नेग्लिजेंस के कारण या फिर उसकी सहमति के कारण इस तरह का चेक डिसऑनर का अपराध हुआ है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कंपनी के बारे में वो प्रावधान साइलेंट है। और 142 कैसे होगा, कंप्लेन फाइल की जाएगी। कब होगा, तो जो 1 मंथ का पीरियड है, 138 प्रोविजो क्लॉज सी में जो पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1 मंथ के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लेंट लॉन्च करना पड़ेगा। कौन करेगा, जेएम फर्स्ट या एमएम, दैट्स ऑल। ये तक अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पहला बॉक्स पढ़ा है। अभी तक जो हमने स्टडी किया है वो क्या है आपके सामने, वो पहला पॉइंट है जहां पर ये एस्पेक्ट क्लियर होता है 138 से लेकर 142। यहां तक मामला क्लियर है, यहां तक मैटर क्लियर है ना, ओके, लेट मूव अहेड। अब बढ़ते हैं तीसरे बॉक्स की ओर और यहां पर आऊंगा मैं आपके सामने 2002 का जो अमेंडमेंट था उसको लेकर। 2002 का जो अमेंडमेंट था वो क्या था उसको देखिए। अमेंडमेंट 2002 और इसने ये शुरुआत में 5 सेक्शन थे, इसने यहां पर कुछ सेक्शन और जोड़े, जैसे कि 143, 144, 145, 146 और 147। ये 5 सेक्शन जो हैं अलग से जोड़े गए, किसके द्वारा, 2002 का जो ये अमेंडमेंट था उसके द्वारा। यानी कि इसने इसकी सीमा को बढ़ा के और बड़ा कर दिया। और लागू कब हुआ था ये अधिनियम, ये अधिनियम लागू हुआ था आपके 6 फरवरी 2003 को। ठीक, अब देखो, अब पॉइंट को और आगे ऑब्जर्व करना, समझना। अभी तक 5 सेक्शन हमने पढ़े, अब इसके अंदर 5 सेक्शन और ऐड होंगे। वो किस तरीके से होंगे देखो। 143 जो है ना, वो बेसिकली एक तरीके से समरी ट्रायल के प्रावधानों को बढ़ावा दे रही है। वो कह रही है कि ऐसे जो मामले होते हैं जहां पर इस तरह का सिचुएशन आता है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, इसको जो है एक तरीके से समरी ट्रायल की तरह है जो डील करेंगे। समरी ट्रायल की तरह है जो क्या करेंगे, उसको डील जो है करेंगे। और समरी ट्रायल की तरह डील करोगे तो जो फिर आपके सीआरपीसी में समरी ट्रायल के प्रावधान कहां पर है। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं मैं, जरा मुझे उसका आंसर आप अपने मस्तिष्क में सोचना और देखना। समरी ट्रायल की प्रोसीजर, समरी ट्रायल की प्रोसीजर, मुझे नहीं पता ये एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जानना जरूरी है। समरी ट्रायल की प्रोसीजर कहां पर है बताना। 260 से लेकर 265 तक, 262 से लेकर 265 तक, 260 और 261 के अंदर, और या फिर ऑल, इन सभी में। खैर ऑल तो आंसर सही नहीं होगा क्योंकि ऑल तो ऑलरेडी यहां पर आ ही चुका है। ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शन बना लो, 260, 261 और 262। ये 4 ऑप्शन अगर आपके पास हो, ए, बी, सी और डी, क्या आंसर होगा आपका, लगाओ दिमाग। समरी ट्रायल की प्रोसीजर, आप सोच रहे हो कि सर ये बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हो, तो थोड़ा गलत सोच रहे हो, कुछ लॉजिक है इसका, नहीं आपसे सवाल पूछा है मैंने। समरी ट्रायल की प्रोसीजर कहां दे रखी है ना। अब आप में से मोस्ट ऑफ कैंडिडेट का आंसर क्या होगा कि सर समरी ट्रायल की प्रोसीजर जो है 260 और 265 में दे रखी है। लेकिन मैं यहां पर आपको कहूंगा कि आपके पास अधूरी जानकारी है। शॉक, बिल्कुल शॉक तो लगना चाहिए ना, समटाइम इट्स बेटर टू गेट शॉक्ड। देखिए क्या होगा यहां पर कि ये जो प्रावधान है जहां पर आप आंसर दे रहे हो 260 से लेकर 265 तक के, इसके अंदर स्पेशली 2 कैटेगरियां बनती है। पहला तो मामला है वो है एलिजिबल केसेस, एलिजिबल ऑफेंस एंड एलिजिबल कोड। आप देखना आपको 460 के अंदर
और 260 के अंदर और 261 के अंदर यहां पर आपको कौन से प्रावधान मिलेंगे? सेक्शन 260 और 261 में कौन से प्रावधान मिलेंगे? सेक्शन 260 में मिलेगा कि जो आपका सीजेएम है, एमएम है और जेएम फर्स्ट जो है, अगर स्पेशली एम्पावर्ड किया जाए तो वो कौन कौन से मामलों को डील कर सकता है समरी ट्रायल के माध्यम से। 261 में क्या मिलेगा कि जेएम सेकंड अगर हाईकोर्ट उसको एम्पावर करे तो वो कौन कौन से मामलों को डील कर सकता है। क्या 260 और 261 में कोई प्रोसीजर है क्या? अगर मैं आपसे ये पूछता ना कि समरी ट्रायल के प्रावधान कहां पर है, तो आप आंसर दो 260 से लेकर 265। लेकिन मेरा सवाल था समरी ट्रायल की प्रोसीजर, समरी ट्रायल की प्रोसीजर। तो ये समरी ट्रायल की प्रोसीजर, क्या 260 में कोई प्रोसीजर है क्या? क्या 261 में कोई प्रोसीजर है क्या? नहीं। प्रोसीजर के जो प्रावधान है वो आपको मिलेंगे 262 में, 263 में, 264 में और 265 में। अभी भी हो सकता है कुछ लोग एग्री नहीं कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फैक्ट ये है, हकीकत यह है कि समरी ट्रायल की प्रोसीजर आपको 260 में नहीं मिलने वाली, 261 में नहीं मिलने वाली। 260 में एलिजिबल ऑफेंस, एलिजिबल कोर्ट, 261 के अंदर एलिजिबल ऑफेंस, एलिजिबल कोर्ट, 262 से प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जहां पर लिखा हुआ है कि आपको समन केस की प्रोसीजर को फॉलो करना है ना, वगैरह वगैरह। और प्रोसीजर के अंदर फिर सारी बातें आएगी, वो जजमेंट कैसा लिखना है, जजमेंट की लैंग्वेज क्या होनी वगैरह, वो सब कुछ। यानी कि इफेक्टिवली 262, 263, 4 एंड 5 ये 4 सेक्शन क्या करता है, समरी ट्रायल की प्रोसीजर को इंडिकेट करता है। और यही रीजन है कि यहां पर जब आप पढ़ोगे इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन 143 को, तो वहां पर सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि समरी ट्रायल के इन प्रावधानों को लागू किया जाएगा। समरी ट्रायल के इन प्रावधानों को क्या किया जाएगा, लागू है जो किया जाएगा। ये जरूर ध्यान में रखना है। देखो 143 में किस तरीके से लैंग्वेज ड्राफ्ट की गई है, आइए जरा एक बार ऑब्जर्व करते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, अगर कुछ अन्यथा लिखा हुआ है तो उन सबको इग्नोर करके, उन सबको हटा के साइड में रखकर जो है, ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस चैप्टर शैल बी ट्राइड बाय ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और बाय अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड द प्रोविजन ऑफ 262 टू 265 वो है, वो क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। प्रोविजो क्या कह रहा है कि समरी ट्रायल के केस में, अंडर दिस केस समरी ट्रायल के मामलों के अंदर सजा कितनी दे सकते हो, सेंटेंस ऑफ इंप्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एंड अमाउंट ऑफ फाइन एक्सीडिंग 5000 रुपीज, इससे ज्यादा फाइन जो नहीं लगाया जा सकता, अधिकतम 1 साल की सजा और कितना 5000। अब पता है एग्जाम में हमें गलती करते हैं, हमसे पूछा जाता है कि चेक डिसऑनर के मामलों में मैक्सिमम सजा कितनी हो सकती है। 4 ऑप्शन आपके पास में होते हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और हम वहां पर ये वाला प्रावधान गलती से माइंड में याद रख लेते हैं और 1 साल वहां पर टिक करके आ जाता है। नहीं, चेक डिसऑनर में समरी ट्रायल अगर की जाती है तो मैक्सिमम सजा 1 साल होगी, अदरवाइज नॉर्मल ट्रायल के अंदर की जाए तो सजा 2 साल तक की होती है। इस बात को एग्री करना, इस बात को समझ लेना कि वहां पर समरी ट्रायल है या एक तरीके से नॉर्मल ट्रायल है। मतलब 143 का सबसेक्शन 1 कहीं पर भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा कि वहां पर नॉर्मल ट्रायल हो नहीं सकती। ठीक है, आगे देखिए, तो ये तो यहां पर इसकी सजा के प्रावधान आ गए। दूसरा क्या लिखा हुआ इसके अंदर कि व्हेन इट अपीयर्ड, व्हेन इट द कमेंसमेंट, या तो ट्रायल शुरू करते समय या समरी ट्रायल के दौरान अगर कोर्ट को लगता है कि इसके अंदर सजा जो 1 साल से ज्यादा देनी चाहिए या अन्य कोई कारण है उसकी वजह से समरी ट्रायल यहां पर एप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो ट्रायल को स्विच कर सकता है। वो क्या करेगा, ट्रायल को जो है स्विच है जो कर सकेगा। देखो अगर मैं यहां पर 143 का पोस्टमार्टम आपके सामने करूं, सेक्शन 143, तो इसको भी मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, इसको भी 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करूंगा। सबसे पहले सबसेक्शन 1 जो है वो सिंपली क्या कह रहा है कि इस मामलों के अंदर जेएम फर्स्ट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इस मामले को डील करते हुए क्या करेंगे, समरी प्रोसीजर फॉलो करेंगे। कौन सी, 262 से लेकर 265 वाली, और वहां पर जो सजा है, कन्विक्शन जो है वो मैक्सिमम अधिकतम कितनी हो सकती है, 1 साल या फिर 5000 और या फिर दोनों। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या लिखा हुआ है, ऐसे मामलों के अंदर जो है, पहला पॉइंट तो क्या आ गया कि कन्विक्शन इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ये प्रोविजो में लिखा हुआ है,
और दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ यहां पर कि अगर उस मामले के अंदर कोर्ट को लगता है, ये पहला प्रोविजो है, फर्स्ट प्रोविजो। सेकंड प्रोविजो क्या कहता है, सेकंड प्रोविजो यहां पर क्या कहेगा इस सिचुएशन के अंदर कि अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि वहां पर समरी ट्रायल ठीक नहीं है तो ट्रायल स्विच कर सकता है। ट्रायल स्विचिंग, आपको पता है सीआरपीसी के अंदर भी ये प्रावधान कई जगह पर आ रखा है। आप जो है समन केस की ट्रायल को वारंट केस की ट्रायल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, आप समरी ट्रायल को समन केस की नॉर्मल ट्रायल में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको मैंने एक नाम दिया है ट्रायल स्विचिंग। ट्रायल स्विचिंग सिर्फ आपको याद रखने के लिए, कॉन्सेप्ट को माइंड में रखने के लिए ये चीज, ये शब्द इस्तेमाल करना है, ट्रायल स्विच करना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रायल स्विच कहां कहां पर की जा सकती है, तो ट्रायल स्विच करने का मतलब क्या होगा कि कब जो है आप एक तरह की ट्रायल करते हुए दूसरे तरह की ट्रायल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हो। कोर्ट की बात की जा रही है, आप ट्रायल स्विचिंग बोलेंगे इसको। ट्रायल स्विचिंग तीन तरह की होती है, स्पेसिफिकली तीन तरह की स्पेसिफिकली होगी। कभी भी है ना, ध्यान रखना, ट्रायल स्विचिंग जो है वो इस तरीके से चलती है, छोटे मामले से बड़े मामले की ओर ट्रायल स्विचिंग होती है, बड़े मामले से कभी भी छोटे मामले की ओर ट्रायल स्विचिंग जो है नहीं होती है। बड़े मामले से छोटे मामले की ओर ट्रायल स्विचिंग जो है नहीं होती है। यानी कि आप समन को हो सकता है वारंट में कन्वर्ट करो, सेक्शन 259 सीआरपीसी। आप हो सकता है सीआरपीसी के अंदर जो 260 सेक्शन 260 के अंदर जो ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, सीजेएम है, एमएम है, उनके द्वारा जो ट्रायल होती है उसको स्विच करवा दो आप नॉर्मल ट्रायल के अंदर 260 का सबसेक्शन 2। और या फिर जो है आप इस तरह के मामलों के अंदर जहां पर स्पेशल केस को डील किया जाता है, स्पेशल तरीके से, स्पेशल कोई प्रोसीजर है जो थोड़ी सी लिबरल है, उसको स्विच कर लो। तीन तरह की ट्रायल स्विचिंग अपने मस्तिष्क में जरूर है, जो याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट है, ये हमारा 143 का सबसेक्शन 1। 143 का सबसेक्शन 2 सिंपली कह रहा है कि जो ट्रायल है वो डे टू डे चलेगी जब तक कि उसको एडजॉर्न नहीं किया जाता। तो यहां पर ये जो हमारा सबसेक्शन 2 है वो सिंपली क्या कह रहा है, डे टू डे ट्रायल, डे टू डे ट्रायल होगी अनलेस एडजॉर्न, जब तक कोर्ट को कोई स्पेसिफिक रीजन रख के वो उसको क्या नहीं कर देता, स्थगन नहीं कर देता, ट्रायल को एडजॉर्न नहीं कर देता, तब तक ट्रायल जो है वो डे टू डे चलेगी। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 3 की ओर। सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है 143 के कि जो ट्रायल है वो आपको कंप्लेंट लॉज हो जाने के 60 डेज में कंक्लूड करनी है। यानी कि एक तरीके से ट्रायल का जो डिस्पोजल है, ट्रायल जो है समाप्त करनी है, कंक्लूड करनी है, वो आपको कितने दिन में करनी है, 60 डेज, 60 दिन के अंदर। कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट, जब से कंप्लेंट जो है लॉज हो गई है, कंप्लेंट कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है, वहां से। तो 143 क्या है, ट्रायल कैसे होगी, इसका आंसर है चेक डिसऑनर के मामलों में ट्रायल कैसे होगी, इसका आंसर जो है वो कौन बताता है, 143 बताता है। प्राइमा फेसाई, जब भी कोई मैटर आएगा कोर्ट शुरुआत में उसको समरी की तरह डील करेगा, लेकिन उसको लग रहा है कि इस मामले में समरी से डील करना ही नहीं है, शुरुआत से ही उसको ऐसा लग रहा है, या उसने समरी प्रक्रिया शुरू कर दी और उसके बाद में जो है उसको ऐसा लग रहा है, तो वो उसको क्या कर देगा, स्विच है जो कर देगा। ये बात कहां पर आती है, 143 के अंदर। ये वो पहला सेक्शन था जो 2002 के अमेंडमेंट से जो है जोड़ा गया था। इसका दूसरा सबसेक्शन 144 सिंपल सी बात कहता है कि भाई समन अमन सर्विस करने का तरीका क्या रहेगा। सीआरपीसी में जो लिखा हुआ है उसको भूल जाओ। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर अ मजिस्ट्रेट इश्यूइंग अ समन टू एन एक्यूज और विटनेस मे डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ समन टू बी सर्व्ड एट द प्लेस जहां पर वो एक्यूज या जहां पर वो विटनेस ऑर्डिनरी रिजाइड करता है, कैरी ऑन बिजनेस के हैं या पर्सनली वर्क फॉर गेन है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या सच कुरियर सर्विसेज जो कि अप्रूव्ड हो रखी है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका सवाल बनता है एग्जाम के अंदर कि क्या मजिस्ट्रेट जो है किसी अदर कुरियर सर्विसेज के माध्यम से समन सर्व कर सकता है क्या। आंसर आएगा यस,
लेकिन ध्यान रखना आंसर यस आते समय वो कुरियर सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए जिसको अप्रूव कर रखा हो किसने, मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट ने। सेशन कोर्ट ने अप्रूव कर रखा है तो मजिस्ट्रेट उसको अन्य कुरियर एजेंसी से भी समन है जो सर्व करवा सकता है। और वेयर एन एक्नॉलेजमेंट पर्पटिंग टू बी साइन बाय द एक्यूज और द विटनेस और एंडर्समेंट पर्पटिंग टू बी मेड बाय एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट or the courier services that the accused or the witness refuse to take delivery or summon has been received, the court issuing the summon may declare that summon has been duly served. अब इस सेकंड वाले पैराग्राफ को एक सवाल में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो वो सवाल ये बनेगा, समन कब ड्यूली सर्व्ड मानी जाएगी, समन कब जो है ड्यूली सर्व्ड जो है मानी जाएगी। तो दो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन जिसको समन भेजी गई थी उसने उसकी एक्नॉलेजमेंट दे दी, पहली बात, और दूसरा उसने समन एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया और जो सर्विंग ऑफिसर था उसने समन के बैक में एंडर्समेंट लिख दिया कि भाई ये व्यक्ति समन लेने से मना कर रहा है, तो वहां पर समन जो है ड्यूली सर्व्ड मानी जाएगी। तो यहां पर भी आपके एक सवाल बनता है, चेक डिसऑनर मामलों के अंदर समन ड्यूली सर्व्ड कब मानी जाएगी, दो पॉइंट आएंगे। और वैसे ये दो पॉइंट अलग नहीं है, आप सीआरपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू को भी जानोगे ना तो वहां पर भी इसी तरह का मुद्दा दे रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको स्पेशली अलग से है जो कर दिया है। ठीक है, तो ये बात हमें क्या करनी है, विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, इस मुद्दे को ऑब्जर्व करना है और बाकी इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो 6 महीनों के अंदर ट्रायल कंक्लूड हो जानी चाहिए, 6 मंथ में ट्रायल क्या हो जानी चाहिए, कंक्लूड हो जानी चाहिए, डे टू डे जो है ट्रायल आपकी चलनी चाहिए वहां पर, और साथ ही साथ में क्या है आप जो है इस तरीके से समन ट्रायल को फॉलो करोगे। जब लगता है कि 1 साल से ज्यादा सजा देनी पड़ेगी तो वहां पर आप क्या करोगे, उस केस के अंदर उसको स्विच कर सकते हो। 6 महीने का एक पीरियड जो है प्रेस्क्राइब हो रखा है, किस बात के लिए, 143 के अंदर जो है आपके को ट्रायल को कंक्लूड करने के लिए। अच्छा सॉरी, 60 days विल नॉट बी 6 मंथ, 6 माह का पीरियड हो जाए जो किसके लिए चाहिएगा, ट्रायल को कंक्लूड करने चाहिए। ये 143 और 144 की बेसिक बातें हमारे सामने आई। 145 बहुत सिंपल है, सुनना अच्छे से, मतलब ऐसा सिंपल है सुनोगे और याद कर लोगे आसानी से, मतलब इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो आपको दिक्कत करे। आप लोगों को पता है इंडियन एविडेंस एक्ट में जो है ना, एफिडेविट पे, इंडियन एविडेंस एक्ट में एफिडेविट पे जो है साक्ष्य नहीं ली जा सकते। इंडियन एविडेंस एक्ट में किस पे साक्ष्य नहीं लिए जा सकते, एफिडेविट पे नहीं ली जा सकते। लेकिन उसका एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन ये जहां कहीं भी स्पेशली अलाउ कर रखा है, जहां कहीं भी स्पेशली अलाउ कर रखा है वहां पर एफिडेविट पे साक्ष्य जो है ले सकते हैं, जहां पर क्या कर सकते हैं, एफिडेविट पे जो है साक्ष्य लिए जा सकते हैं। ओके, अब देखो 145 ऐसा ही एक सेक्शन है जो स्पेशली एविडेंस पर, एफिडेविट पर साक्ष्य लेने के लिए मंजूरी देता है। इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति एफिडेविट पर अगर कोई बात कहता है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, और अगर कोर्ट को लगे या कोर्ट को कोई व्यक्ति रिक्वेस्ट करे तो जिस व्यक्ति ने एफिडेविट दिया है यानी कि डेपोरेंट, शपथ करता, उसको कोर्ट में समन किया जा सकता है और उसको एग्जामिन किया जा सकता है। 145 इज नथिंग बट एन एक्सेप्शन ऑफ द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफिडेविट। एफिडेविट की जो एविडेंशियरी वैल्यू है उसका एक तरीके से एक्सेप्शन है यहां पर। देखो पढ़े जरा इसकी लैंग्वेज को, 145 में क्या लिखा हुआ है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन सीआरपीसी द एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट मे बी गिवन बाय हिम ऑन एफिडेविट एंड मे बी रीड इन एविडेंस इन एनी इंक्वायरी, ट्रायल और द प्रोसीडिंग। एफिडेविट पे है जो दे सकते हैं। दूसरा, द कोर्ट मे थिंक फिट शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और द एक्यूज समन और, तो उसको क्या कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति उसको एप्लीकेशन दे रहा है कोर्ट को, तो कोर्ट उस संबंधित एफिडेविट देने वाले व्यक्ति को बुला सकता है और उसको एग्जामिन है जो कर सकता है। 145, 146 सिंपली, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहां पर लॉ की एक रिबटेबल प्रिजम्पशन, ये भी सवाल आता है। आप देखना इस एक छोटे से चैप्टर के अंदर आपके पास में देखा जाए तो 3 तरह की प्रिजम्पशन है जो यहां पर लागू हो रही है। एक तो आप देखोगे 139, यहां पर तो क्लियर कट लिखा हुआ है शैल प्रिज्यूम, और दूसरा 146 यहां पर भी क्या आ रहा है, शैल प्रिज्यूम, और एक जो आपका सेक्शन 140 है ना, ये भी एक तरीके से प्रिजम्पशन का ही वर्क करता है कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपने जो चेक इश्यू किया गया है उसमें आपको पता था कि आपके पास खाते में पैसे हैं, तरीका दूसरा लिखा गया। तो 139, 140, 146 दो में तो स्पेशली रिबटेबल प्रिजम्पशन है लॉ की, वापस सुन लो,
लॉ की रिबटेबल प्रिजम्पशन है, यानी कि विधि की ऐसी उपधारणा है जिसको खंडित किया जा सकता है। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 4 मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, 3 शब्द दे रखे हैं। उसमें से जो बीच वाला शब्द है शैल प्रिज्यूम, जहां पर लॉ की किसी भी तरह की उपधारणा को खंडित किया जा सकता है ना, उसका जिक्र होता है यहां पर। तो सिंपल सी बात है, 139 में और 146 में रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, याद रखना। प्रीलिमिनरी के अंदर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। अगला जो बिंदु होगा हमारे यहां पर वो क्या दे रखा है कि 146 में जो बैंक का स्लिप है या बैंक का मेमो है उसको प्रिज्यूम किया जाएगा, और 147 में क्या लिखा हुआ है कि सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हुआ है उसको भूल जाओ। इस अधिनियम के तहत जो भी अपराध होगा वो कंपाउंडेबल होगा। इस अधिनियम के तहत जो भी अपराध होगा वो क्या होगा, कंपाउंडेबल होगा। अच्छा, ये कंपाउंडेबिलिटी को लेकर ध्यान रखना, कंपाउंडेबिलिटी हमेशा तब आएगी जब वहां पर क्या हो, जब वहां पर दोनों पार्टी एग्री हो। विक्टिम जिसके साथ गलत हुआ है वो भी एग्री हो, यानी कि कंप्लेनेंट, और जो अदर पार्टी है वो भी एग्री हो, तभी वहां पर क्या आ सकता है, तभी वहां पर जो है ये मामला कवर है जो हो सकता है, अदरवाइज वो कवर नहीं होगा। ओके, तो अब देखो वापस आ जाओ हमारे इस डायग्राम पर। ये जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमारी शुरुआत में चल रही थी उसी मुद्दे को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। तो इस तरीके से ये 5 सेक्शन और जोड़ गए। अब फटाफट मेरे साथ इन 5 सेक्शन को भी एक बार क्या कर दीजिए, रिकॉल कर दीजिए। देखिए सबसे पहले 143 में ये क्या रखा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ये मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट है, वो क्या करेगा, समरी ट्रायल करेगा, और समरी ट्रायल करते समय जो है वो क्या करेगा, 262 और से लगाकर 265, 262 से लेकर 265 तक के प्रोविजन को क्या करेगा, अप्लाई करेगा, लागू करेगा। ओके, जो ट्रायल है इसकी वो एक तरीके से डे टू डे चलनी चाहिए जब तक कि उसको एडजॉर्न नहीं किया जाता है, और साथ ही साथ में 6 महीने 6 मंथ कंप्लेंट लॉन्च हो जाने के बाद से 6 मंथ में ट्रायल कंक्लूड हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम पनिशमेंट जो दी जा सकती है वो 1 साल या 5,000 रुपए तक फाइन लगाया जा सकता है। 143 ने आपसे बात की। 144 क्या कह रहा है कि यहां पर सर्विस को, समन को सर्व कैसे करोगे, तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से या ऐसी कोई भी कुरियर एजेंसी जिसको कौन अप्रूव करता है, सेशन, जिसको सेशन अप्रूव करता है उसके माध्यम से उसको भेज सकते हो। और वो जो समन आपने इश्यू की है वो सर्व्ड कब मानी जाएगी, तो वो समन ड्यूली सर्व तब मानी जाएगी जब सामने वाली पार्टी ने एक्नॉलेजमेंट, अभी स्वीकृति दे दी है, या फिर उसके ऊपर सर्विंग ऑफिसर जो सर्व कराने गया था उसने एंडर्समेंट कर दिया है किस बात का, कि भाई समन सामने वाला व्यक्ति लेने से मना कर रहा है, तो वहां पर वो ड्यूली सर्व्ड है जो मानी जाएगी। 145 क्या कह रहा है, एफिडेविट पर जो भी एविडेंसेस हैं जनरली एडमिसिबल नहीं होते, लेकिन यहां पर एडमिसिबल हो रहे हैं। और इसी का सबसेक्शन 2 ये भी कहता है कि जिस व्यक्ति ने एफिडेविट दिया है उस व्यक्ति को कोर्ट में समन किया जा सकता है, एग्जामिन किया जा सकता है, अगर कोई एक्यूज या कंप्लेनेंट इस बारे में कोर्ट को एप्लीकेशन दे तो। 146 लॉ की रिबटेबल प्रिजम्पशन, यानी कि प्रिज्यूम किया जाएगा कि जैसे ही कोई बैंक स्लिप आई है, कोई भी बैंक मेमो आया है, इसका मतलब वो जो चेक है वो डिसऑनर हुआ है। और 147 इस अधिनियम के अपराध, इस चैप्टर के ऑफेंसेस को क्या कर रहा है, कंपाउंडेबिलिटी की कैटेगरी के अंदर जो है कन्वर्ट यहां पर करवा रहा है। किस तरह की कैटेगरी अंदर, कंपाउंडेबिलिटी। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली 3 स्टेप पहुंचे, 2 स्टेप इसके अंदर और आएंगे। 3 स्टेप तक का क्राइटेरिया हमने यहां पर कवर किया है, 2 स्टेप यहां पर क्या है और आने वाले हैं। अब वो 2 स्टेप्स किस तरीके से वर्क करने वाले हैं, उन दोनों स्टेप्स का स्पेसिफिकली अपने आप में क्या रोल रहेगा, इसको कंटिन्यू हमें रखना है। इस पार्ट को भी हम क्या करेंगे, आगे भी इस तरीके से डील करने वाले हैं। लेकिन यहां पर जरा थोड़ा सा और रुकिए और एक बात को और जानिए। वो कौन सी बात रहेगी, देखो ये आपके 3 पार्ट आए। शुरुआत में बेसिक कानून बना, फिर उसके बाद में जो 1988 का अमेंडमेंट आया, फिर 2002 का अमेंडमेंट आया, इसके बाद में स्पेसिफिकली 2 अमेंडमेंट जो है वो और लॉन्च हुए। 2 अमेंडमेंट जो है वो यहां पर और है जो क्या हुए थे, लॉन्च है जो हुए थे। ठीक है, वो अमेंडमेंट कौन कौन से थे जरा उस पर आइए बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक अमेंडमेंट था आपका 2015 का अमेंडमेंट, और एक दूसरा अमेंडमेंट था 2018 का अमेंडमेंट। 2018 का अमेंडमेंट, 2 अमेंडमेंट स्पेशली बने थे, और इन दोनों अमेंडमेंट ने 2 नए नए सेक्शन है जो इंट्रोड्यूस किए।
इन दोनों अमेंडमेंट ने क्या किया था, दो नए नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए थे। पहला जो अमेंडमेंट 2015 का है, ये लागू हुआ था आपके 15 जून 2015 को। कब लागू हुआ था? 15 जून 2015 को लागू हुआ था। और जो 2018 का अमेंडमेंट है वो रिसेंटली 2 अगस्त 2018 को क्या हो रखा था, इफेक्टिव हो रखा था। देखो संभावना कम है, लेकिन जरा ये तारीख भी याद कर लेना, क्योंकि जहां पर आपके एनआई एक्ट में पूरा एक्ट कोर्स में नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको चैप्टर 17 दे रखा है, तो आप मान के चलो उस सिचुएशन के अंदर आप जो है ये मान के चलो कि आपसे बकायदा उसकी इफेक्टिव डेट के बारे में सवाल जो है पूछा जा सकता है। आपको इसके लिए खुद को मेंटली रेडी रखना पड़ेगा, आपसे जो है इस बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी तारीख को इफेक्टिव हुआ था। अब एक कीवर्ड लिख रहा हूं, उस कीवर्ड को याद करिएगा, अच्छे से समझिएगा। पहला कीवर्ड है यहां पर, वो है जुरिस्डिक्शन। वो क्या है? जुरिस्डिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार। कोर्ट की अधिकारिता के संबंध में स्पेशल प्रावधान जो है, स्पेशल प्रोविजन जो है वो 2015 ने इंसर्ट किए थे। इसने दो जगह चेंजेज किया स्पेशली। एक तो इसने चेंजेज किया 142 में एक नया सबसेक्शन जोड़ा, सबसेक्शन 2, और दूसरा इसने स्पेशली एक और नए सेक्शन को ऐड किया था, और वो सेक्शन था आपके स्पेशली 142A। कौन सा? 142A। यहां पर एक नया सेक्शन जो है वो जोड़ा गया था। ये दो सेक्शन है जो 2015 अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए, ठीक। और साथ ही साथ में 2018 की बात करें तो 2018 ने इंटरिम कंपेंसेशन के पॉइंट को हाईलाइट किया। मतलब जब कार्रवाई चल रही होती है तो उस समय कुछ प्रतिकर जो है बनना चाहिए, इंटरिम कंपेंसेशन जो है वो बनना चाहिए, इस बारे में प्रावधान किया। और इसने भी दो सेक्शन को जन्म दिया। एक सेक्शन था 143A और दूसरा सेक्शन था 148। जब ट्रायल चल रही है तो कंपेंसेशन, इंटरिम कंपेंसेशन का आदेश करना 143A के तहत। और जब अपील की कार्रवाई चल रही है, ड्यूरिंग अपील, जब अपील का मामला सुनवाई में चल रहा होता है तो उस समय कंपेंसेशन देना कहां पर कवर्ड होगा? 148 के तहत, ठीक। ये दो सेक्शन जो है स्पेशली जुरिस्डिक्शन के मामलों में क्या होगा, मतलब वहां पर बताया जाएगा कि कौन सा कोर्ट उस मामले को सुनेगा। 142। अच्छा, एक चीज और छोटी सी चीज यहां पर बता के अपन कंक्लूड करेंगे, वो ये है कि 142 जो है ना, सेक्शन 142 जो है वो भी अपने आप में इस तरीके से, अभी तक हमने उसका सबसेक्शन 1 पढ़ा था, 142(1) का क्या था उसके अंदर कि कोई भी मामले का कॉग्निजेंस जो है, प्रसंज्ञान जो है, कैसे लिया जाएगा, कब लिया जाएगा और कौन लेगा, कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा और कौन लिया जाएगा। अब कौन का आंसर क्या था? जेएम फर्स्ट और आपके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब एक गलती मैं आपको बता देता हूं जो आपसे एग्जाम में हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि चेक डिसऑनर के मामलों का कॉग्निजेंस लेने के बारे में कहां पर मेंशन कर रखा है, तो आपके सामने दो ऑप्शन है, 142(1) और 143(1). क्या आंसर लिखकर आओगे वहां पर आप? क्योंकि 143(1) में भी तो दे रखा है ना जेएम फर्स्ट और एमएम। मैं प्रयास ये करना चाहता हूं कि हर वो चीज जो एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमसे पूछी जाए, हम उसको वहीं पर समअप करें, वहीं पर उसको कंप्लीट करें, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इसका आंसर आप लिखकर आओगे 142। 143(1) मत लिखकर आना, 142(1) लिखकर आना है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, कॉग्निजेंस लेने के बाद 142(1) में लिखेगी। समरी ट्रायल करने के बारे में जो स्पेशली अलग से लिखा हुआ है वो एक बात अलग है। एग्जाम में शब्द लिखा जाए कि भाई समरी ट्रायल कौन कर सकता है, कि जेएम फर्स्ट और एमएम कर सकता है, कहां दे रखा है, तो 143(1) लिखकर आना। कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, 142(1) लिखकर आओगे। गलती से भी मत लिख के आ जाना 143(1). क्या होता है एग्जाम से जस्ट पहले हम थोड़ी जल्दबाजी वाली पढ़ाई करते हैं, और वो जल्दबाजी वाली पढ़ाई के अंदर हमें नुकसान अक्सर हो जाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? 142(1) है जो यहां पर आएगा, ठीक। अब देखो, अब ये जो मामला है 142 का सबसेक्शन 2, 142 का सबसेक्शन 2, एक तो इसको हम स्पेशली नेक्स्ट सेशन के अंदर डील करने वाले हैं, ठीक। और साथ ही साथ में जो 142A नया सेक्शन जोड़ा गया है उसके अंदर के प्रावधानों को। तो बेसिकली एक पार्ट यहां पर आज कंप्लीट हो रहा है और एक पार्ट इसका अलग से होगा, जहां पर अपन कुछ जजमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट रहेगा।
यहां तक के पार्ट को आप लोगों ने अच्छे एंजॉय किया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अगर आप यहां पर इस पार्ट को नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को चैप्टर 17 की खास बात करें 2 पार्ट में डील करेंगे। पहला पार्ट ये आज हुआ है और इसी का पहला पार्ट जो है आगे भी अपन डिस्कस करेंगे। विजिबिलिटी शायद दिक्कत कर रही हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि आप इसको आसानी से देख पाए, समझ पाए। ओके, सो अभी तक का पार्ट यहां तक किसी तरह का कोई डाउट वगैरह है नहीं होगा, ऐसा मेरा यहां पर एक गलत फहमी है।